देखो आप थर्ड का थर्ड देखो, वो करते हैं हम लोग। सो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड सम, क्या लिखा आप P एंड Q और negation of P and Q or P and negation of Q. P or Q. ठीक है, देखो आप तो सबको याद है ना अभी। तो इसके आगे जब हम लोग सम्स कर रहे हैं तो आप लोग देख के आंसर करो, बट आंसर करो, आंसर करना कंपलसरी है। ओके, सो दिस इज द गिवन स्टेटमेंट, वी हैव टू प्रूव LHS इक्वल टू RHS। तो स्टार्ट करते फ्रॉम द LHS। सो वी कैन से दिस इज P एंड Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q और P एंड नेगेशन ऑफ Q। ऐसे तो सबको याद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे अप्लाई होता था, करेक्ट। सो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है और कॉमन निकालना भी डिस्ट्रीब्यूटिव। सो अगर ये पार्ट में चेक करके देखो तो इस पर कॉमन क्या निकाल सकते हैं। अगर मैं ये फर्स्ट पार्ट को देखूँ तो आई कैन टेक दिस पार्ट एंड Q एज माई कॉमन टर्म, करेक्ट। तो ऐसे स्टार्ट करते हैं। सो पहले क्या करते हैं, एंड Q को क्या लेते हैं, कॉमन। ओके, सो एंड Q ऐसा कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे बच गया P और नेगेशन ऑफ P। सो ऑफकोर्स ये पार्ट हम लोग पहले सॉल्व कर रहे हैं, सो दैट इज टेकन एज अ ब्रैकेट और P एंड नेगेशन ऑफ Q ऐसे, ठीक है। तो ये क्या यूज़ किया, ये क्या यूज़ किया, डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बाय टेकिंग कॉमन। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव यूज़ किया है लेकिन कॉमन लेके। अभी ये क्या है देखो, स्टेटमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ है, नेगेशन के साथ है। सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट लॉ। और रहेगा तो एंड रहेगा तो सो ये और है तो इसके लिए आंसर क्या होगा, दैट विल बी T। सो T एंड Q ऐसा होगा और P एंड नेगेशन ऑफ Q। सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज़ किया, कॉम्प्लीमेंट। अभी आइडेंटिटी लॉ में देखो, सब जन देखो आप P एंड T, देखो आप सब जन आइडेंटिटी लॉ देखो, P एंड T क्या होता है, P एंड T क्या मिला तुमको, P मिला क्या वहाँ पे अलीशा, आइडेंटिटी लॉ में क्या मिला देखो, ठीक है। सो यहाँ पे P एंड T इज P ऐसा होगा। तो सोच के बताओ Q एंड T आंसर क्या होगा, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, दैट विल बी Q। क्यों, आइडेंटिटी लॉ से तो बोलो ना ऐसे, गलत। सो दैट इज आइडेंटिटी लॉ। ओके, सो दिस इज Q और P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो ये आइडेंटिटी लॉ से होगा। अब फिर से एक बार डिस्ट्रीब्यूट, करेक्ट, फिर से एक बार ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसको मल्टीप्लाई होगा, ये इसको मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ठीक है। सो ये क्या हो गया, दिस इज Q और P, करेक्ट। तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा Q और P। अच्छे से देख लो, डिस्ट्रीब्यूटिव बोलने भी आना चाहिए तुमको। सो Q और P ऐसे हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, अभी क्या आएगा, Q और नेगेशन ऑफ Q। ये कौन सा लॉ है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव यूज़ किया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी यहाँ पे चेक करके देखो, स्टेटमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ है। स्टेटमेंट अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ है तो करेक्ट, तो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स। यहाँ पे बीच में और है, और होगा तो ट्रू आएगा। दिस इज व्हाट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, करेक्ट। अभी लास्ट में क्या होगा, आइडेंटिटी। लास्ट में क्या होगा, आइडेंटिटी। कोई भी स्टेटमेंट एंड T, करेक्ट, चेक करके देखो, ऐसे लिख के दिया था तुमको P एंड T, आंसर क्या होता था, Q एंड T, आंसर क्या होगा, P एंड Q एंड T, आंसर क्या होगा, तो कोई भी स्टेटमेंट, ओके, कोई भी स्टेटमेंट एंड T करके आया तो सब कुछ उस स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या होगा, दिस इज Q और P। दिस इज बाय यूजिंग द
आइडेंटिटी लॉ। देखो अपना आंसर आया क्या? थोड़ा बाकी है, तो अभी पी और क्यू होना चाहिए, क्यू और पी है। तो अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ तो कौन सा लॉ यूज़ करूँ? कम्यूटेटिव लॉ। सो दिस विल बी पी और क्यू, सो आई एम यूजिंग द कम्यूटेटिव लॉ। ओके, तो इस तरीके से अपना प्रूफ हो रहा है। तो आ रहा है सबको ये? सो यूजिंग द लॉजिकल इक्विवेलेंस और यूजिंग द लॉज टू प्रूव द इक्विवेलेंस, तो इस तरीके से हम लोग इसका लॉ को सब यूज़ करें। हाँ, ये तो मैंने ओके नो, सिर्फ अगर ऐसे अंदर सॉल्व करते हो तो तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा, उसके लिए जस्टिफिकेशन साइड बाय साइड करते रहना पड़ेगा, ये लिखना ज़रूरी है। नहीं तो फिर 3 मार्क का भी अगर सम रहा तो मे बी 1.5 ही मिलेगा, पूरा सम नहीं, पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। सोच के देखो, यहाँ पे इतना सा लिखने के लिए तुमको 3 मार्क मिल सकता है। अरे तुम मैट्रिसेस में इन्वर्स वगैरह फाइंड करते हो तो कितना लिखना पड़ता है? 1.5 पेज का लिखने के बाद में तुमको 3 मार्क मिलता है। यहाँ पे तुमको ये इतना से 6 लाइन लिखने के बाद में तुमको 3 मार्क मिलता है, और क्या चाहिए तुमको? बहुत सारे स्टूडेंट्स चॉइसेस गलत करते पेपर में, बड़े बड़े सम्स को सॉल्व करते हैं और 3 मार्क्स लेते हैं, और बाद में आके बाहर बोलते हैं कि अरे पेपर कितना बड़ा था। ओके, तो ऑब्वियसली उनका मिस्टेक है। यू हैव टू मेक अ प्रॉपर चॉइस। द पेपर इज सेट इन सच अ वे कि लेंदी क्वेश्चंस भी है 3 मार्क के लिए, सिंपल क्वेश्चंस भी है 3 मार्क के लिए। ट्रिगो वगैरह रहेगा, तुम स्टूडेंट्स ट्रिगो देखते भी नहीं है, बोलते हैं अरे ट्रिगो बहुत डिफिकल्ट, छोड़ देंगे उसको। बट ट्रिगो का सम्स कितना रहेगा? ऐसे 6 लाइन का सम रहेगा 3 मार्क के लिए। तो इतना सा 6 लाइन लिखना और तुम लोग वहाँ पे 1.5 पेज का मैट्रिक्स सॉल्व करके आओगे, 3 मार्क मिलेगा। फिर बोलोगे कि हाँ पेपर तो बहुत डिफिकल्ट सेट किया था, लेंदी सेट किया था, पेपर कंप्लीट ही नहीं हुआ वगैरह वगैरह। मोस्टली इक्विवेलेंट ही लिखो, इक्वल टू नहीं लिखते। लॉजिक का जनरली यूज़ कंप्यूटर्स का इनपुट आउटपुट वगैरह के लिए, उसमें सब यूज़ होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यूज़ होगा, ओके, वहाँ पे सब इसका यूजेस आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में भी यूज़ होगा। ऐसे तो एक साइंस स्टूडेंट बचपन में ऐसा बोल सकता है अरे मैं तो साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री क्यों पढ़ रहा हूँ? ऐसा नहीं होता ना। लोग ऐसे मत सोच के पढ़ो कि अरे मैं बाद में कभी यूज़ करूँगा ही नहीं तो इसको मैं पढ़ क्यों रहा हूँ। उस तरीके से तुमको सब्जेक्ट्स को अप्रोच नहीं करना चाहिए। यू शुड बी नहीं वो भी नहीं, मार्क्स के लिए भी अप्रोच नहीं करना है तुमको। ऐसे सोचना चाहिए कि तुम लोग ये कभी ना कभी बाद में यूज़ करोगे, ऐसे सोच के ही पढ़ो। कल को तुम लोग क्या फील्ड में जा रहे हो तुमको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। ऑब्वियस है कि किसी को पता नहीं तुम लोग क्या फील्ड में जाने वाले। कितने सारे स्टूडेंट्स थे जिनका सपना था कि हाँ उन लोग मेडिकल करेंगे, बट अभी उन लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो जो भी रीज़न की वजह से हो। या बहुत से स्टूडेंट्स का ऐसा था कि हाँ उन लोग इंजीनियरिंग करेंगे, बट उन लोग मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं। ऐसे कैसे? वो ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने चारों सब्जेक्ट्स को इक्वली पढ़ा था, ठीक है। वो ऐसे बच्चे थे जिन्होंने चारों सब्जेक्ट्स को इक्वली पढ़ा था। ऐसे नहीं सोचा कि हाँ मैं यही करूँगा सोच के बाकी सब्जेक्ट्स को कम वेटेज दिया। तो ये वो बच्चे हैं जो हो सकता है कि इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, सोच रहे थे कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा, बट दे एंडेड अप विथ समथिंग रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो मेडिकल के लिए पढ़ रहे थे बट इंजीनियरिंग फील्ड में है अभी, बट स्टिल इट इज़ नॉट बैड। जो भी हो तुम लोग ऐसा मत सोच के पढ़ो कि हाँ मैं यही करने वाला हूँ, सोच के मत पढ़ो। अगर ये नहीं कर पाए, दूसरा कुछ करना पड़ा तो भी तैयार हो। वही किया ना तुमने, तो तुमने पहले कॉम्पिटिटिव करके फिर किया। हाँ वो चलेगा, ठीक है। लिखा है, डाउट है किसी को इसमें? फोर्थ वाला होमवर्क के लिए मार्क करना फिर।
क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क के लिए मार्क करना। ओके, तुमको भी प्रैक्टिस करना चाहिए, घर पे वगैरह सॉल्व करके देखना चाहिए, तभी तुमको ये सब कॉन्सेप्ट समझेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, नहीं क्या वो सब, यूजिंग द रूल्स ऑफ नेगेशन राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग विद जस्टिफिकेशन। तो वी आर सपोज टू राइट द नेगेशन, ठीक है, हमको क्या लिखना है, वी हैव टू राइट द नेगेशन। इधर मैं कुछ बोल रहा हूँ उसको समझ। तो आप क्या बोला कि राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय यूजिंग जस्टिफिकेशंस, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सम, क्या लिखा है अपना क्वेश्चन में, नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P, ओके। तो ऐसा लिखा है, क्या ये अपना क्वेश्चन है, क्या ये अपना क्वेश्चन है? नहीं, ऑब्वियसली ये अपना क्वेश्चन नहीं है। अपना क्वेश्चन है राइट द नेगेशन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नहीं, अपना क्वेश्चन है नेगेशन लिखो इसका, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा नहीं उन्होंने, हमको लिखना है, वहाँ पे नेगेशन कर रहेगा, ओके। सो वी आर सपोज टू राइट द नेगेशन ऑफ दिस। तो नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, ऐसा एक फॉर्मूला बताया था तुमको। क्या होता है नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज P एंड नेगेशन ऑफ Q? नहीं पता है तो देख के बोलो, गलत मत बोलो। नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, क्या फॉर्मूला था, P एंड नेगेशन ऑफ Q। फिर से एक बार, क्या फॉर्मूला है वहाँ पे, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q बहुत कम आवाज़ आ रहा है भाई, बाकी लोग बोल नहीं रहे, क्या हुआ, नाश्ता वगैरह नहीं हो गया तुम्हारा? बोला आप, क्या है फॉर्मूला? तो इसको याद कैसे रखने बोला था, फर्स्ट पार्ट ऐसे का ऐसे रहेगा, बीच में आएगा एंड, और सेकेंड पार्ट का क्या होगा, नेगेशन। तो हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट रिमेन्स एज इट इज, बीच में आएगा एंड, सेकेंड पार्ट का नेगेशन होगा। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, यही इसका जस्टिफिकेशन है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट लिखा है उसका जस्टिफिकेशन ये है, नेगेशन ऑफ P एंड Q, सॉरी नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q इज P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो इसका जस्टिफिकेशन मतलब इसके बेसिस पे हम लोग ने ये लिखा, ओके। तो इतना ही था बस, छोटा सा पहला वाला ना, इसके सेकंड वाला देखो, सेकंड में क्या लिखा है, P एंड नेगेशन ऑफ Q। इज दिस आवर क्वेश्चन? नहीं, अपना क्वेश्चन ये है, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन, ऐसे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली नेगेशन अंदर चला जाएगा, दोनों पे नेगेशन जाएगा, और एंड का क्या हो जाएगा, ये कौन सा लॉ है, डी मॉर्गन्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेशन ऑफ P, यहाँ पे आएगा नेगेशन ऑफ Q, एंड का क्या हो जाएगा, ये कौन सा लॉ यूज़ किया हम लोगों ने, सबको याद है ये। सो दिस इज द डी मॉर्गन्स लॉ। अब नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, वो Q, करेक्ट। तो नेगेशन ऑफ Q क्या होगा, Q। दैट इज द इन्वॉल्यूशन लॉ, वेरी गुड। सो दैट इज द इन्वॉल्यूशन लॉ, ओके। तुम्हें आ रही है, बस इतना ही था। सो वी आर राइटिंग द नेगेशन बाय यूजिंग द प्रॉपर जस्टिफिकेशंस। ये जस्टिफिकेशंस बाजू में लिखना जरूरी है, हाँ मोस्टली यस। हाँ मतलब एक क्वेश्चन है ना 1B में करके, तो आप एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ सिंपल वाला पूछ ले, ठीक है। तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी, 1 मार्क के लिए कुछ पूछा जाए। रुको लिखो मत, टाइम मिलेगा, सबको लिखने का मौका मिलेगा। थर्ड वाला क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करना यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे लिखा, इट इज़ P और नेगेशन ऑफ Q, ये तुम लोग सॉल्व करना थर्ड। फोर्थ होमवर्क के लिए मार्क करो। और फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो आप। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, इट इज़ P implies P और नेगेशन ऑफ Q। सो P और नेगेशन ऑफ Q। सो अपना क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन है राइट द नेगेशन ऑफ दिस। Once again we will use the same justification. So negation of P implies Q is P and negation of Q, ऐसा, okay?
सुनो सुनो बताऊँ क्या क्या होमवर्क है यहाँ पे देखो। सो यहाँ पे अभी पहले क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट ऐसे कैसे रहेगा, मतलब ये पी ऐसे ही रहा, बीच में कनेक्टिव क्या आएगा, इसका क्या होगा, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। सो दिस इज द जस्टिफिकेशन फॉर दिस। तो इसका हो गया जस्टिफिकेशन ऊपर लिखा। अब नेगेशन अंदर जाएगा, करेक्ट, नेगेशन अंदर जाएगा तो और का एंड हो जाएगा, दैट इज द डी मॉर्गन। सो यहाँ पे हो गया दिस इज पी एंड नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, ऐसा हो जाएगा। ये क्या लॉ है, ये डी मॉर्गन्स लॉ है ये, करेक्ट। नेगेशन ऑफ क्यू उसका क्या होगा, दैट इज द, सो यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ये क्या हो जाएगा, दैट इज द इन्वोल्यूशन लॉ। ऐसा आ रहा है सबको कैसे करना है, डाउट है किसी को इसमें, ठीक है। तो ये थर्ड और सिक्स्थ तुम लोग अब भी करना, 7th और 8th भी होमवर्क के लिए मार्क करना। इसको हम लोग आगे कर सकते हैं सॉल्व, बट मोस्टली पीछे इतना ही दिया है शायद, तो इसके लिए हम लोग आगे नहीं करते। एक्चुअली हम लोग इस पर एसोसिएटिव लॉ यूज़ कर सकते हैं, ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं, तो आगे जाके एफ करके आएगा, बट इतना ज़्यादा डिटेल में करना नहीं। चांदर अभी ये लिखो, ये 3rd वाला सॉल्व करना है तुमको, 6th वाला सॉल्व करना है तुमको, 7th और 8th होमवर्क के लिए मार्क करो, ओके। पी एंड नेगेशन पी एंड क्यू ऐसा कुछ तो आएगा फाइनल आंसर, उसको आपको आगे एसोसिएटिव लॉ और बाकी का सब नहीं करना, ओके। तो जिनको नहीं आ रहा हम लोग बोर्ड पे देखो, आप पे वो सॉल्व कर रही है। क्या सॉल्व है, तबीयत खराब है, कोरोना होने लगा तो बोला था हाथ दर्द नहीं, नेगेशन अंदर लेके चलो, LHS नहीं आएगा। इसने नेगेशन अंदर ले लिया, डी मॉर्गन डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है वो, डी मॉर्गन से। नेगेशन अंदर जाता है तो डी मॉर्गन्स रहता है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव आता है, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। वो जो पी और नेगेशन क्यू है उस पर ज़रा ब्रैकेट डाल, हाँ कर आगे। एंड कौन बनाया? हाँ ये सब कौन बनाया? तब मर गए, अभी जान के फायदा नहीं होगा। लेकिन इनका क्या फायदा है? भी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में यूज़ होगा। तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि तुम लोग कल क्या करोगे तुमको भी पता नहीं है ना, इसके लिए डी मॉर्गन्स अभी ये कोई पर्टिकुलर करंट पास हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे पता चलेगा। तो टेबल्स बना। फिजिक्स की क्या जरूरत है? हाँ फिजिक्स का क्या जरूरत है? उसका भी मतलब ये उसके साथ उसको कॉम्प्लीमेंट एक कर बोला था कि वेक्टर चैप्टर आ रहा है, जो फिजिक्स आता है तो उससे इजी हो जाता है। बराबर है, वैसे ही रहता है। जो तुम लोग वेक्टर सीखते हो वही सब है। अरे डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है वो जो है दैट इज आइडम्पोटेंट लॉ। क्यू एंड क्यू बिकेम क्यू, दो क्यू था एक ही बन गया। वो नहीं, कॉमन नहीं लिया है वो, सब एंड है ना, सब एंड होगा तो कॉमन नहीं निकाल रहे।
दे 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 जा जा मैं करता हूँ। देखो यहाँ पे Q यहाँ पे भी था, Q यहाँ पे भी था, Q एंड Q, उसको एक ही बार लिखा। सो दैट इज द आइडम्पोटेंट लॉ। एंड यहाँ पे थोड़ा टर्म्स को साथ में भी लिखा है, P एंड नेगेशन ऑफ P को भी। सो दैट इज एसोसिएटिव लॉ। सो यहाँ पे दो लॉ यूज़ किया है, आइडम्पोटेंट एंड एसोसिएटिव। ऐसा इतना ही सॉल्व करो, इसके आगे सॉल्व मत करो, क्योंकि इसके आगे अगर आप सॉल्व करते हो तो आंसर तो फॉल्स ही आएगा फिर। बट इतना ही काफ़ी है, पीछे इतना ही आंसर भी दिया है शायद, तो इतना भी छोड़ दो, काफ़ी है। हाँ यही है, सेम ही है, ये जो किया है वही है। अब तुमने सिर्फ एक साइन गलत किया है बस। ये और था तो और का एंड हो जाएगा, जब नेगेशन अंदर जाता है ना तो और का क्या हो जाएगा, एंड। ये इधर एंड आएगा, ये भी एंड आएगा, हो गया बराबर। यही सेम वहाँ पे, ठीक है, सिर्फ एक ही साइन का मिस्टेक होता है, बाकी सब बराबर। हाँ वही है ना, इसने और एक एक्स्ट्रा स्टेप लिखा। हाँ ये जो स्टेप है डी मॉर्गन्स का, इसके पहले भी एक स्टेप आएगा ना, नेगेशन ऑफ Q करके। ये हाँ, इसने इन्वेल्यूशन नहीं लिखा, इसने डायरेक्टली लिखा नेगेशन ऑफ P और का एंड हो गया नेगेशन ऑफ Q। तो यहाँ पे एक्चुअली नेगेशन Q लिखना है। तो दिस इज डी मॉर्गन्स एंड इन्वेल्यूशन साथ में यूज़ किया। उनको दो सेपरेट स्टेप में लिखना चाहिए एक्चुअली, बराबर है। हाँ लिखो, तो थोड़ा आगे पीछे लिखा रहेगा, वो ठीक है। देखो आप अभी तो कभी कभी हो सकता है कि किसी स्टूडेंट ने लॉ को थोड़ा पहले यूज़ किया, थोड़ा बाद में यूज़ किया, दैट इज़ पॉसिबल। तो एक आध लॉ आगे पीछे यूज़ हो सकता है, बट फाइनल आंसर मैच होना वो काफ़ी है। तो अगर यहाँ पे आंसर मैच हो रहा है तो दैट इज़ इट। एक्चुअली पीछे आंसर सिर्फ इतना ही दिया था, ये स्टेप भी उन्होंने नहीं किया, ओके। तो अगर तुमको यहाँ तक भी आंसर आया है तो दैट इज़ ऑल्सो इनफ, उसके आगे भी जाने का ज़रूरत नहीं था। तो पीछे इतना ही आंसर दिया है, काफ़ी है, ओके। देखो अभी सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट यूजिंग इफ देन, ठीक है। क्या बोला यहाँ पे, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट यूजिंग इफ देन, ऐसा, ओके। स्नेहा ध्यान दे रहे हैं ना भाई। तो यहाँ पे क्या बोला है कि रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट यूजिंग इफ देन करके बोला है। तो अभी इफ देन के लिए मतलब इम्प्लाइज के लिए अपना फॉर्मूला क्या था, ऐसा था P implies Q is negation of P और Q, बराबर, ऐसा फॉर्मूला था, negation of P और Q। तो when I am writing an equivalent to implies, तो I can write it in this manner। देखो यहाँ पे implies है मतलब if then है, बट यहाँ पे है क्या, नहीं, यहाँ पे क्या है ये और, तो मतलब बिना if then के लिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट को लिखेंगे विदाउट यूजिंग इफ देन, बट दैट विल कंटेन और यहाँ पे नेगेशन, ऐसे सब कंटेन, ठीक है। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है, सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट, इफ अ मैन इज अ जज, सो इफ अ मैन इज अ जज देन ही इज ऑनेस्ट। सो दिस इज द स्टेटमेंट, वो जो भी यहाँ पे इफ अ मैन इज अ जज देन ही इज ऑनेस्ट। तो पहली बात यहाँ पे P क्या है, Q क्या है, दिस इज P, दिस इज Q, ही इज ऑनेस्ट। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंस, सुनो, सिंस P implies Q, वो कौन था भाई, P implies Q, दिस इज नेगेशन ऑफ P और Q, ओके। क्या होगा देखो, सो P implies Q is negation of P और Q। तो negation of P क्या होगा, man is not a judge। So that is how we can rewrite the same statement but without using if then। So यहाँ पे क्या होगा, therefore the equivalent statement is
a man is not a judge or he is honest. So this is how we will write the equivalent of a statement, but without using if then. तो ना रही तो यहाँ पे a man is not a judge or he is honest. तो आइडिया कैसा है, फर्स्ट पार्ट का नेगेशन होगा और सेकेंड पार्ट वैसे का वैसे रहेगा. दैट इज़ हाउ वी हैव टू रिमेंबर दिस. ना रही तो ये लिखो और इसका सेकेंड वाला तुम लोग सॉल्व करो. थर्ड वाला होमवर्क के लिए मार्क करो. एक लाइन लिखना है बस तुमको, सिंगल एक लाइन लिखना है. तो पहले तो आप ये फॉर्मूला लिखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि P implies Q का इक्विवेलेंट क्या होता है, एंड देन यू विल राइट द इक्विवेलेंट. ओके, करो, स्टार्ट करो. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें. अरे 2 मिनट रुको, फैन बंद नहीं किया उससे पहले करनी होगी. ये लिखो और इसका सेकंड सॉल्व करो. उसमें क्या लिखा है, इफ 2 इज अ रैशनल नंबर देन √2 इज अ इरैशनल नंबर. द इक्विवेलेंट स्टेटमेंट इज ये तुमको समझ में आना चाहिए. इतने बार तुमको समझाया, स्टेटमेंट ऐसे ही रहता है, ST रहता है, बस हो गया. नहीं, स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर. बराबर क्या ये सवाल, 2 इज अ रैशनल नंबर और √2 इज एन इरैशनल नंबर. 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर और √2 इज अ इरैशनल. वो वैसे ही रहे. सेकेंड पार्ट वैसे का वैसे ही है. फर्स्ट पार्ट में नॉट लिखना है बस. नहीं वैसे होंगे, नॉट के साथ ही लिखो. सो 2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर और √2 इज़ अ इरैशनल नंबर. ऐसे सो थर्ड वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए मार्क करो. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मतलब नेक्स्ट वाला टाइप स्टार्ट करते हैं. सो वी हैव फिनिश्ड विद ऑलमोस्ट द एंटायर चैप्टर इज ओवर. अभी से 1.5 बाकी है, विच इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक. तो सब जन पूछते हैं कि भाई हम लोग लॉजिक करते क्यों हैं, लॉजिक करते हैं. तो ये देखो एक उसका एप्लीकेशन है स्विचिंग सर्किट्स. ठीक है. सो ऑफकोर्स जहाँ पे भी बाइनरी फॉर्म्स में इनपुट आउटपुट का बात कर रहे हैं, ऑल दोज प्लेसेस वी कैन अप्लाई लॉजिक. स्विचेस का बात हो गया, जब आप बहुत सारे स्विचेस कनेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं. ऑफकोर्स एक एक स्विच का कुछ ना कुछ एक्सपेंस रहेगा. हो सकता है कि एक ही स्विच में आप 2 जगह पे कंट्रोल कर सकते हो, या पूरा आउटपुट जो है आप एक ही स्विच या 2 स्विच के साथ कंट्रोल कर सकते हो. हो सकता है 3-4 स्विच यूज़ हो रहा है. तो यू कैन रिड्यूस दैट मच स्विचेस and still control the same output by using lesser number of switches. तो ऐसे सब applications है इसका. Okay, so the application that we are going to see is to switching circuits. Okay, तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें समझने के लिए. स्विचिंग सर्किट्स में सिर्फ हमको देखना है कि कौन सा स्विचेस को कनेक्शन करने पे हमको एंड यूज़ करना है और कहाँ पे और यूज़ करना है, बस उतना ही. ठीक है. तो बहुत ज़्यादा कुछ इसका डिफ़िकल्टी है नहीं. इसमें क्या क्या टाइप का सम्स हो सकता है. वन इज़ टू फॉर्म द इनपुट आउटपुट टेबल, द अदर इज़ टू ड्रॉ द सर्किट्स, एंड द लास्ट वुड बी टू रिड्यूस द सर्किट्स. ऐसे सब. ठीक है. तो सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं कि कैसा कनेक्शंस क्या रिप्रेजेंट करता है. Okay, सुना भी. तो if we have a connection which is done in series, S1 and S2 ऐसे सीरीज में कनेक्शन किया हुआ है, एंड यहाँ पे connections are done like this in parallel. Okay, so यहाँ पे ऐसे सब connections किया है. You might have seen in your physics practical ऐसे सब. तो यहाँ पे ये जो L है, this is a battery that is represented, this is a lamp that is represented over here.
तो जब ये कनेक्शन पूरा होगा ये लैंप में से लाइट आएगा, दैट इज़ द आइडिया, द लैंप इज lit, ठीक है। अब सोच के देखो, अगर ये सर्किट को पूरा होना है फॉर दिस लैंप टू बी lit ओवर हियर, ओके, द करंट हैज़ टू पास थ्रू, करेक्ट, द करंट हैज़ टू पास थ्रू S1 and S2. It has to pass through the switch S1 and it has to pass through switch S2. मतलब दोनों स्विचेस में से पास होगा तो ही करंट पास हो सकता है, करेक्ट। अगर एक भी स्विच ओपन रहा तो क्या लैंप में से लाइट आएगा? नहीं। सो फॉर इट टू बी वर्किंग, फॉर दिस सर्किट टू बी वर्किंग, द करंट हैज़ टू पास थ्रू S1 एंड S2. इसमें कोई डाउट? द करंट हैज़ टू पास थ्रू S1 एंड S2. देखो आप ही नहीं बोला। सो ये क्या है? दिस इज रिलेटेड टू P एंड Q. सीरीज कनेक्शंस किससे रिलेटेड होता है? एंड से। वहाँ पे चेक करके देखो, अगर यहाँ पे ये सर्किट को कंप्लीट होना है, द करंट कैन पास थ्रू S1 और S2, करेक्ट। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट इट हैज टू पास थ्रू बोथ द स्विचेस. द करंट कैन पास थ्रू S1 ओनली और इट कैन पास थ्रू S2 ओनली एंड स्टिल दिस विल बी कंप्लीट, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा? दिस विल बी S1 और S2, P और Q, ऐसा समझ आ रही? तो बस इतना ही आपको समझ में आना चाहिए कि सीरीज कनेक्शन से क्या रिलेशन होता है उसका, एंड से होगा, एंड पैरेलल का कनेक्शन किससे होगा? और से, ठीक है। सो दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अगर कहीं पे सम में S1 डैश वगैरह लिखा हुआ दिखा तो दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग नेगेशन ऑफ P. S2 डैश लिखा तो नेगेशन ऑफ Q, S3 डैश होगा तो नेगेशन ऑफ R, ऐसा. तो S1 विल बी रिलेटेड टू P, S2 will be related to Q, S3 will be related to R, ऐसा सब. डाउट किसी को इसमें? ठीक है, तो ये इतना लिखो स्विचिंग सर्किट के बारे में. फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.5. तो उसमें कुछ अलग से पढ़ाने के लिए है नहीं, कुछ जो तुमको पढ़ा है उतना काफ़ी है. नहीं शायद से नहीं, थोड़ा बाकी है ना लास्ट का. थर्ड चैप्टर स्टार्ट. तो ये एक्सरसाइज में 1.5 में क्या क्या टाइप का सम होगा ऑलरेडी मैंने थोड़ा एक आइडिया बताया. क्या रहेगा? फर्स्ट इज अ सर्किट डायग्राम विल बी गिवन टू यू and you have to write its logical equivalent and then write its input output table. Next type will be a logical statement will be given to you and you have to draw the corresponding circuit diagram, yeah, switching circuit. And the last will be switching circuit दिया होगा आपको, उसका equivalent लिख के उसको reduce करके बताना, मतलब कम से कम switches में उसको connect करके बताना, ऐसे. हाँ, उसको भी solve करना, तो उसको reduce करना होगा. So these are the type of questions that you will have. समझ आ रहा है सबको क्या क्या टाइप होगा? क्या होगा? पहले क्या होगा? स्विचिंग सर्किट दिया है, उसका इनपुट आउटपुट बनाओ. सेकंड होगा कि लॉजिकल इक्विवेलेंट दिया है, उसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करो. लास्ट होगा कि सर्किट डायग्राम दिया है, उसको रिड्यूस करो, कम से कम स्विचेस में कनेक्ट करो, ऐसा. सो दैट इज व्हाट वी विल बी डूइंग इन एक्सरसाइज 1.5. Done? So यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, इफ यू रीड द फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5, क्या लिखा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल. ओके, देखो यहाँ पे क्या बोला है? राइट द इनपुट आउटपुट टेबल. अब इनपुट आउटपुट टेबल मतलब क्या होगा?
बेसिकली इट इज़ नथिंग बट द ट्रुथ टेबल, बट उसको 1-0 फॉर्म में लिखना है, T और F फॉर्म में नहीं लिखना है, उसको किस फॉर्म में लिखना है, 1 और 0, वेयर 1, हाँ मतलब बाइनरी फॉर्म में, मतलब वेयर 1 इज रिप्रेजेंटिंग द केस दैट द करंट इज पासिंग, 0 इज रिप्रेजेंटिंग द केस दैट द करंट इज नॉट पासिंग, ऐसा। तो 1-0 का मतलब ऐसा होगा, 1 विल बी इक्विवेलेंट टू T, 0 विल बी इक्विवेलेंट टू F, ऐसा। तो आपको कैसे ट्रुथ टेबल समझाया था, आपको कैसे ट्रुथ टेबल समझाया था, वैसे ही हम लोग ये सम भी करेंगे, बट फाइनल आंसर हमको T और F में नहीं लिखना, फाइनल आंसर हमको किस में लिखना है, 1-0 में ही लिखना है। ओके, पहले था स्टार्ट में जब सिलेबस चेंज, मतलब काफ़ी पहले जब हुआ था, तो तब अलाउ करते थे बोर्ड के एग्ज़ाम में कि इवन इफ़ यू राइट इन T एंड F, इनपुट आउटपुट टेबल के लिए मार्क्स मिलता था, बट अभी ऐसा नहीं है, अभी 1-0 में ही लिखना है इनपुट आउटपुट। तो आपको T और F में आंसर कंप्लीट नहीं करना है, यू हैव टू राइट इट इन 1-0 फॉर्म ओनली। तो हम लोग देखते हैं कैसे इसको 1 और 0 फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज सारे स्टूडेंट्स को ये 1-0 का कैलकुलेशन नहीं आता। स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम CS और इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड, दे नो कि ये 1 और 0 में कैसे लिखना है, तो उन लोग डायरेक्टली कर लेंगे, ठीक है। बट बाकी के स्टूडेंट्स जो लोग CS और इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, तो आप लोग कैसे इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि उसका भी कुछ फॉर्मूलास होगा, लाइक 0 + 1 is 1, 1 + 0 is 1, 0 + 0 is 0, 1 + 1 is 1, ऐसा सब होगा। तो वहाँ पे ये फॉर्मूलास आपको नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रुथ टेबल ही फॉर्म करेंगे, और उसके हेल्प से ही हम लोग उसको क्या करेंगे, 1-0 फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। ट्रुथ टेबल की हेल्प से हम लोग उसको 1-0 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो लेट अस सी द एक्सरसाइज 1.5, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सम। ओके, तो वहाँ पे ऐसे लिखा है, S1, यहाँ पे S2, यहाँ पे S3, फिर यहाँ पे बैटरी और यहाँ पे से लैम्प कनेक्ट होगा। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ओके, पेज नंबर 29, ऊपर वहाँ पे एक्सरसाइज 1.5 लिखा नहीं है। कुछ बुक्स में ऊपर एकदम एक्सरसाइज से 1.5 ऐसा लिखा हुआ दिखेगा तुमको, एक्सरसाइज 1.5, बट कुछ पेजेस में ऐसा नहीं है, कुछ बुक्स में ना एक्सरसाइज 1.5 लिखा नहीं होगा, सिर्फ पेज नंबर 29 यहाँ से चालू हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे एक्सरसाइज करके लिखा नहीं है, कुछ बुक्स में ऐसा प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे लिखा नहीं रहेगा तो लिख दो एक्सरसाइज 1.5, क्या हो गया, सुना भाई। तो अगर कोई बुक में 1.5 लिखा नहीं होगा पर्टिकुलरली, तो आप पे लिख दो, बिकॉज पेज नंबर 29 में जो स्टार्ट हो रहा है वही एक्सरसाइज 1.5। तो यहाँ पे बैटरी है, लैम्प है, सब कनेक्टेड है, ओके। मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, इतना भी ड्रॉ किया तो भी काफ़ी है, ठीक है। एग्जाम में अगर इतना सा ड्रॉ किया है, करंट का डायरेक्शन दिया है, बस हो गया, यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो हम लोग स्टार्ट क्या लिखेंगे, लेट P be representing switch S1, okay. Q is representing switch S2, R is representing switch S3. हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, स्विच S1 इज क्लोज्ड, स्विच S2 इज क्लोज्ड, स्विच S3 इज क्लोज्ड। क्लोज मतलब दीज आर एक्चुअली प्लग इन कीज, ओके। ये जो स्विचेस है, दीज आर एक्चुअली द प्लग इन स्विचेस जो आप फिजिक्स प्रैक्टिकल वगैरह में यूज़ करते हो, अगर किया है तो, ओके। तो अगर लोग ने कभी फिजिक्स प्रैक्टिकल किया, बाद में कभी करोगे, अभी शायद नहीं किया रहेगा आपने, तो वहाँ पे कैसा रहेगा, मोस्टली द apparatus विल बी सच दैट एक छोटा सा बोर्ड जैसा होगा, ओके, और बीच में एक छोटा सा स्पेस होगा मेटालिक सा, और उसमें आप एक की प्लेस करोगे, मेटालिक की ही प्लेस करोगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे से करंट पास होगा। जब आप वो की को निकाल दोगे वहाँ से, तो करंट पास नहीं होगा, करेक्ट। सो दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग, स्विच S1 इज क्लोज्ड, ओके। तो मतलब आपने जब वहाँ पे वो की रखा, तब करंट उसमें से पास होगा, और जब वो आप की निकालोगे तो वहाँ से स्विच पास, मतलब करंट पास नहीं होगा। तो व्हेन आई एम सेइंग स्विच S1 इज क्लोज्ड, दैट इज़ द आइडिया दैट द की हैज़ बीन प्लेस्ड ओवर दैट। बट ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग इतना लिख रहे हैं, P स्विच S1 है, Q इज स्विच S2, R इज स्विच S3। अगर S1 डैश होता तो नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ Q, ऐसे सब। यहाँ पे और क्या होगा, L होगा, एंड वी विल से द लैम्प इज लिट।
बेसिकली द करंट इज फ्लोइंग, द सर्किट इज कंप्लीट, ऐसा, ठीक है। तो सर्किट कंप्लीट हुआ, इसके लिए लैम्प से क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है, ऐसा अपना इनिशियल एजम्पशंस रहे। फिर इसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, द लॉजिकल इक्विवेलेंट। सो द लॉजिकल इक्विवेलेंट इज, अभी आप देखो ये जो है एक ही स्विच है, ओके, तो एक ही स्विच है P, इसके साथ ये कैसा है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, तो और आएगा, पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या आएगा, और। अब ये पूरा पार्ट सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड मतलब ऐड। So this part is connected in series. Two switches are connected in series. Which are the two switches? S2, S3. So that is Q and R. So ये अपना लॉजिकल इक्विवेलेंट है P और Q and R. तो एक पार्ट में एक ही स्विच था P, दूसरे पार्ट में दो स्विचेस था सीरीज में Q and R. दोनों कैसे कनेक्टेड थे, दे वर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इसके लिए बीच में क्या आ रहा है, और। सो यहाँ पे बेसिक कितना स्टेटमेंट्स है, तीन बेसिक स्टेटमेंट्स है, तो P Q R मतलब 8 पॉसिबिलिटीज जो था वो वाला। सो दिस इज P Q R, ओके, 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स। फिर इसके बाद में नेक्स्ट वाला कॉलम हम लोग क्या फॉर्म करेंगे, दैट इज Q एंड R, और लास्ट वाला क्या फॉर्म करेंगे, दैट इज P और Q एंड R, ऐसे। डाउट है किसी को इसमें, ओके। अब प्रॉपरली समझो, वी आर सपोज टू राइट द इनपुट आउटपुट टेबल, मतलब सब कुछ 1-0 फॉर्म में लिखना है, TF फॉर्म में नहीं लिखना, बट आपको पता है TF फॉर्म में ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एग्जाम में आप लोग भी ऐसे ही करना, ठीक है। तो पहले आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे पेंसिल से लिखना, एकदम सेंटर में नहीं लिखना, थोड़ा सा बाजू में लिखना, और अगर लिख भी रहे हो सेंटर में भी ठीक है, तो लाइट लिखना, पेंसिल से लिखना, ठीक है। सो पेंसिल से लिखना ऐसे, सो यहाँ पे आएगा T T T T, यहाँ पे आएगा F F F F, ये सब आप पेंसिल से लिख रहे हो, सुनो पहले ऐसा होगा। तो यहाँ पे हमको सब 1-0 में लिखना था, बट हम लोग को अभी फ़िलहाल 1-0 का कैलकुलेशन आपको नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, सब ट्रुथ टेबल फॉर्म में ही करें। तो ये T T T T F F F F लिखा, अब यहाँ पे क्या होगा, T T F F T T F F, ऐसे होगा। यहाँ पे क्या होगा, दिस इज T F T F T F T F, ऐसा होगा, ओके। सो वी आर फॉर्मिंग द ट्रुथ टेबल नाउ। अभी देखो Q एंड R, एंड के लिए क्या समझाया था तुमको, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। चेक करो यहाँ पे दोनों ट्रू है क्या, तो यहाँ पे ट्रू, दोनों ट्रू है, यहाँ पे आएगा दोनों ट्रू, बाकी कहीं पे भी नहीं है। सो ये हो गया F, ये भी हो गया F F, यहाँ पे भी आएगा F F F, दोनों ट्रू है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अब P और Q एंड R, और के लिए क्या बोला था तुमको, दोनों फॉल्स होगा तो फॉल्स है क्या, दोनों फॉल्स। यहाँ पे ये तीनों में दोनों फॉल्स है, सो दिस इज F F F, बाकी सब क्या होगा T, सो दिस इज T T T, यहाँ पे भी T T, ऐसा होगा। सो दिस इज हाउ वी हैव टू फॉर्म द ट्रुथ टेबल। बट अभी तक हम लोग ने जो भी लिखा है सब पेंसिल से लिखा, ठीक है। अभी क्या करना, अभी पेन से आप T के जगह पे 1 लिखना और F के जगह पे क्या लिखना, 0, ओके। तो वहाँ पे क्या होगा, दिस इज 1 1 1 1 0 0 0 0, यहाँ पे भी आएगा 1 1 0 0 1 1 0, ये सब आप पेन से लिख रहे हो, ठीक है। 1 0 1 0 1 0 1 0, ओके। फिर ये क्या होगा, दिस इज 1 0 0 0 1 0 0 0, ये क्या होगा, 1 1 1 1 1 0 0 0। फिर आप इरेजर लेना और ये पेंसिल से जो लिखा था वो रब कर देना। तो अभी ये ट्रुथ टेबल का इनपुट आउटपुट टेबल बना दिया, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ऐसे बनाया है, ठीक है। सो यू आर फॉर्मिंग द इनपुट आउटपुट टेबल विदाउट एक्चुअली फॉर्मिंग दैट 1-0 फॉर्म, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल के इससे हम लोग इसका इनपुट आउटपुट टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं, बट जो CS इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा अच्छे से पता रहेगा। बाकी के स्टूडेंट्स को फिर से वो भी फॉर्मूला से याद रखना पड़ेगा, 0 × 1 1 × 0 0 × 0 1 × 1 1 + 1 1 × 0, वो सब। तो बेटर रहेगा कि आप ऐसे फॉर्म करो, तो इस तरीके से आपको ईजिली हो जाए। बट फिर ट्रुथ टेबल जब आपने फॉर्म नहीं किया तो आप 1-0 कैसे लिखोगे, मतलब उस तरफ, करेक्ट। तो पहले आप ट्रुथ टेबल फॉर्म कर लो पूरा,
फिर आप 10 लिखो और फिर जो था पेंसिल से वो रब कर दो, तो जो बचा है वो 10 ही बचेगा। मार्क्स नहीं मिलेगा ना तुमको, इनपुट आउटपुट टेबल मतलब 10 में ही लिखने बोला था। समझा आपको जैसे बोला है, इट इज़ नॉट टू बी अ ट्रुथ टेबल, इट इज़ टू बी अ इनपुट आउटपुट टेबल, तो दैट इज़ वाई 10 फॉर्म में ही लिखना चाहिए। तो आप ट्रुथ टेबल फॉर्म करो फिर 10 में कन्वर्ट करो, ऐसे बोलो। घुमा देना उसको उल्टा कर। इसको रखना, इस डेस्क के नीचे रख, ये तो जाएगा डेस्क के नीचे। और उसको यहाँ पे कहीं पर रख दे, हो गया ना, यहाँ पे जगह पड़ा है, खत्म। इसका ही समझा है सबको कैसे इनपुट आउटपुट टेबल क्रिएट करना है? डाउट है किसी को इसमें? सबको आता है ना ट्रुथ टेबल सब कैसे करते हैं? ऐसे कैसे नहीं आता था? इनपुट आउटपुट टेबल कैसे करना है? ट्रुथ टेबल पे लिखो और फिर इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट करो ऐसे। और ये लिख के फिर सेकंड वाला तुम लोग सॉल्व करो। ये लिख के फिर सेकंड वाला सॉल्व। सेकंड वाले में कैसे लिखा था? 2 स्विचेस ऐसा है, सुना भाई, दिस इज S1 डैश S2 S1 S2 डैश। देखो आप, सो दिस इज S1 डैश S2। तो पहले S1 क्या होगा? दैट विल बी फॉर P। S2 किसके लिए होगा? दैट विल बी फॉर Q। S1 डैश विल बी नेगेशन ऑफ P, S2 डैश विल बी नेगेशन ऑफ Q, ऐसा सर। सो यहाँ पे इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट L क्या होगा? लैम्प इज लिट, सो नेगेशन ऑफ P एंड Q। यहाँ पे कुछ चल रहा है ना, तो नेगेशन ऑफ P एंड Q और P एंड नेगेशन ऑफ Q, ऐसा इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट आएगा। इसमें कितना बेसिक स्टेटमेंट्स है? 2 बेसिक स्टेटमेंट्स। तो 2 बेसिक स्टेटमेंट्स है, फिर उसके आगे का तुमको टेबल फॉर्म करना है। हाँ, 4 T T F F T F T F। स्टार्ट करो फिर। सो P Q, जैसे मैंने बताया तुमको पहले क्या करना चाहिए, यू शुड फर्स्ट राइट यहाँ पे ऐसे T T F F पेंसिल से लिखना, T F T F ये भी पेंसिल से लिखना। ये सब पेंसिल में पहले फॉर्म करो, फिर बाद में उसको 10 में कन्वर्ट करो और पेंसिल में जो लिखा वो रब करो। जिनको CS इलेक्ट्रॉनिक्स का बैकग्राउंड वाले हैं उन लोग डायरेक्टली करो चलेगा, बट जो लोग CS इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड से नहीं है आप लोग यही करो, ट्रुथ टेबल फॉर्म करके फिर कन्वर्ट करो। थर्ड वाला करो। पहले ऐसे रहेगा, दिस इज P Q, फिर नेगेशन P आएगा, नेगेशन Q आएगा, नेगेशन P एंड Q, P एंड नेगेशन Q, 5 और 6। ऑफ कोर्स 5 क्या है? दैट इज कॉलम नंबर, सो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा आएगा। तो जिनको कॉलम्स फॉर्म नहीं हो रहा है ऐसे कॉलम्स फॉर्म होगा। तो टेबल फॉर्म करो और उसके करस्पॉन्डिंग 10 का वैल्यू को लिखो। जिनका ये हो गया है थर्ड वाला सम सॉल्व करो। तो इसका नेक्स्ट जो है, नाउ द क्वेश्चन इज टू कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट। ओके, सब जन बात करना बंद करोगे थोड़ा। देखो आप यहाँ पे देखो, सो इट इज नेगेशन ऑफ P एंड Q, नेगेशन ऑफ P एंड Q और P एंड नेगेशन ऑफ R
तो अभी यहाँ पे क्वेश्चंस कैसा है कि वी हैव टू फॉर्म द सर्किट आएगा, स्विचिंग सर्किट। ओके, तो स्टार्ट का पार्ट तो वैसे ही रहेगा, कितना स्विचेस है यहाँ पे, पी क्यू आर है, तो वो सब तो आपको लिखना ही है। तो यू विल से P that is represented by switch S1, Q that is represented by switch S2, R that is represented by switch S3, negation of R that will be switch S3 dash S. तो ये सब स्टार्ट का पार्ट ऐसे ही रहेगा। L that will be the lamp is lit. अच्छा ये भी है। So negation of P that is switch S1 dash। ओके, तो ये सब स्टार्ट का पार्ट जो लिखना चाहिए आपको तो लिखना ही है। तो ये हो गया। अब इसका सर्किट बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो इसमें कुछ लिखना नहीं, आपको सिर्फ ड्रॉ करना है प्रॉपर, करेक्ट। तो ये पार्ट को देखते हैं पहले एक एक करके। तो ये पार्ट में देखो, ये इसमें कितना स्विचेस कनेक्टेड है, इसमें कितना स्विचेस कनेक्टेड है, 2। कैसा कनेक्शंस में है, सीरीज़ में है। सो देयर आर 2 स्विचेस कनेक्टेड इन सीरीज़, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एंड। ओके, तो यहाँ पे 2 स्विचेस कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ऐसा। ओके, यहाँ पे क्या है ये, तो जो भी अभी ड्रॉ होगा पैरेलल में ड्रॉ होगा इसके, ठीक है। तो अब आगे जो भी ड्रॉ होगा इससे पैरेलल में ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे कितना स्विचेस कनेक्टेड है, इससे 2 स्विचेस कनेक्टेड है। यहाँ पे क्या साइन है, ये एंड है, तो मतलब सीरीज में। तो पैरेलल में 2 और स्विचेस कनेक्टेड है विच आर देमसेल्व्स इन सीरीज। ओके, फिर इसके साथ और क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, एक बैटरी और एक लैम्प। ओके, तो ये तो करना आपको। फिर इसके बाद में आप इसका वैल्यूज फिल करो। सो ये जो है नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी मतलब, सो दिस विल बी S1 डैश, Q विल बी S2, ये क्या होगा S1, और ये क्या होगा S3 डैश। तो ये आपका सर्किट आएगा, स्विचिंग सर्किट। इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं, आपको सिर्फ प्रॉपरली सर्किट इसका ड्रॉ करना है, स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना। इसमें कुछ ज़्यादा लिखने के लिए है नहीं। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि एंड था तो वहाँ पे सीरीज़ में किया, और था तो पैरेलल में ड्रॉ किया, बस इतना ही ध्यान में रखना है। पहले मेन फ्रेम ड्रॉ कर लो और उसके बाद में उस पर बैटरी और लैम्प कनेक्ट करो, खत्म, इतना। अब ये बहुत सिंपल हो गया, बट इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला जो स्विचिंग सर्किट रहेगा कैन बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स। शांत रहो तुम लोग। नेक्स्ट वाला देखो, सेकंड। और एक करते हैं, शांत रहो। तो उतना टाइम में हो जाएगा। थर्ड देखो, बाकी का बैटरी और लैम्प है उसमें लिखा ना S1 S2 बस हो गया। हाँ अच्छा, सुना अभी। अरे यार चेंज कर दो सर। देखो अभी, तो इसमें क्या लिखा है, P and Q, P and Q, A। अब देखो, so it is P and Q, और negation of P and negation of Q और P और R। ठीक है, देखो आप यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे इसके आगे सेकेंड क्वेश्चन, सेम पार्ट। पहले आप लिखोगे P Q R क्या है, नेगेशन P वगैरह वगैरह वो सब लिखना। तो इसमें जो भी रिक्वायर्ड है P Q नेगेशन P नेगेशन Q R L ये सब लिखना। ओके, फिर इसके बाद में इसका सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ये पार्ट में देखो कितना स्विचेस कनेक्टेड है, 2 स्विचेस कनेक्टेड है। कैसे कनेक्शन में है, सीरीज में। सो देयर आर 2 स्विचेस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, तो यहाँ पे 2 स्विचेस ऐसे हो गया सीरीज में। अभी ये क्या है, ये तो जो भी आएगा इससे पैरेलल में आएगा अभी। ओके, यहाँ पे अभी देखो इधर एक ही स्विच है, करेक्ट। तो इधर एक स्विच है यहाँ पे,
बट इसी से आगे सीरीज़ में यहाँ पे 3 स्विचेस कनेक्टेड है और वो भी कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो वहाँ पे 3 स्विचेस कनेक्टेड है, दे आर इन पैरेलल, 1 2 3। तो ये ऐसे, ये इसका मेन फ्रेम है, ठीक है, ये इसका मेन फ्रेम है, स्विचेस का ऐसा रहेगा फ्रेम। फिर यहाँ पे एक बैटरी होगा कनेक्शन पे और एक लैम्प होगा कनेक्शन पे, ओके। फिर इसके बाद में इसका एंटर करना है वैल्यूज़ को। सो पी क्यू मतलब यहाँ पे क्या होगा, दिस इज S1 S2। ये क्या है, नेगेशन P, सो दैट इज S1 डैश। नेगेशन Q, सो दैट इज S2 डैश। दिस इज S1, दिस इज S3, बस ऐसा। तो ड्राइंग द स्विचिंग सर्किट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। पहले उसका एक मेन फ्रेम प्रॉपर वाला ड्रॉ करो, एक बार वो प्रॉपर आ गया, फिर इसके बाद में उसमें जस्ट बैटरी और लैम्प कनेक्ट करके ख़त्म करना उसको, समझा ये।